हेलो एवरीवन, मैं मोहन स्वागत करता हूं आप सभी का डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फाइनली आप सभी के डिमांड पे आज के इस क्लास से हम लोग पेपर सॉल्यूशन की सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं, जो कि आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होगी। इससे आपको पता चलेगा कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इससे आपकी प्रिपरेशन और बेटर होती है। बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले आपको पेपर वन का आज सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। 2024 यानी 2024 में पूछे गए क्वेश्चन का पेपर वन यानी आपके बाल विकास से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे फर्स्ट सेमेस्टर में, उसका पेपर आपको देखने को मिलेगा। आपका जो एग्जाम कंडक्ट होता है उस एग्जाम हॉल में आपको इस तरीके का पेपर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। इस तरीके के पेपर आप सभी को हमारे ऐप में भी प्रोवाइड कर दिया गया है, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए टाइप करा दिए हैं, जिससे कि ज्यादा क्लियर और ज्यादा विजिबल हो और आप आसानी से सभी के आंसर दे सके। शुरू करेंगे। सबसे पहले आपके एग्जाम में जो है वो पेपर की शुरुआत ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी आपके जो है एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन से होती है, और इन क्वेश्चंस को आप इजीली करते हैं तो बहुत स्कोरिंग होते हैं। बिना किसी देरी के आप सभी लोग आंसर भी करते जाइएगा। पहला क्वेश्चन है, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया? ये क्वेश्चन पूछा गया गया था। अब इसमें आप ऑप्शन देख सकते हैं, ए बी सी डी, चार ऑप्शन है। आप सभी लोग आंसर करेंगे। राइट आंसर जो हो जाएगा टीएटी जो व्यक्तित्व परीक्षण है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो है, और ये मॉर्गन और मोरे दो लोगों के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे और सभी लोग आंसर करेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, यानी जो केंद्रीय प्रवृत्तियों को मापता नहीं है वो कौन? नहीं पूछा गया है। तो देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक में मध्यमान आता है, बहुलक आता है, मध्यांक आता है, लेकिन प्रसार मींस रेंज जो है ये इसका मापक नहीं है। रेंज का मतलब होता है सबसे कम से लेकर मिनिमम टू मैक्सिमम तक के बीच जो है उसको रेंज, इसको घटाने पे जो है वो रेंज आती है। तो इस ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, उससे पहले आपको बता दे, फर्स्ट सेमेस्टर में आप सभी लोग हैं तो आपके लिए यूपी टेट सी टेट का एग्जाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सभी के डिमांड पे हमारे ऐप ऑनलाइन प्रेप पे बैच जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। आप जाकर इस क्लास के बाद उसको विजिट करके आप देख पाएंगे बहुत ही मिनिमम फी में। जब तक आप एग्जाम क्रैक नहीं कर लेते तब तक के लिए आपको ये वैलिडिटी दी जाएगी इस कोर्स की। इसलिए ये आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा उमंग बैच। आप एक बार जरूर जाके चेक करें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, संवेग का प्रकार नहीं है। अब संवेग जो हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था बाल विकास के थ्योरी की क्लास में, संवेग के पहले तो मूल कितने प्रकार हैं या प्रमुख कौन कौन से हैं ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। यहां पे नहीं है। तो देखिए, प्रेम एक भावना है, एक वेग संवेग है, एक भाव है, भय हो गया, क्रोध हो गया, लेकिन ध्यान जो है ये किसी प्रकार का जो है संवेग नहीं है। नहीं पूछा है तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपसे मूल संवेग पूछा जाता है, क्योंकि पिछले साल कई बार मूल संवेग से भी क्वेश्चन आया है। तो उसमें ए, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, FAL फियर यानी भय, ए फॉर एंगर क्रोध, एल फॉर लव प्रेम। ये तीन जो संवेग हैं ये सबसे पहले बालक में विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आंसर करिएगा। कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को इमेजेस के थ्रू ही मैंने बताया था, आप सभी लोग इजीली आंसर कर पाएंगे। तो इन्होंने जो प्रयोग किया था कोहलर साहब ने, वो किया था चैंपेंजी के ऊपर। चैंपेंजी को जो है वो हिंदी में वनमानुस कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और कोहलर, और इसका कोहलर ने नाम भी रखा था। कोहलर कौन थे? तो ये जर्मन के मनोवैज्ञानिक थे जिनका पूरा नाम था वोल्फगैंग कोहलर। इन्होंने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और इसमें इन्होंने जिस वनमानुस को लिया था अपने, जिस पर टेस्टिंग कर रहे थे वो, उसका नाम सुल्तान था। सुल्तान, ये भी याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, स्मृति का अंग नहीं है, यानी मेमोरी का पार्ट कौन सा नहीं है? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखते कितने लोग सही जवाब करते हैं। और अभी आपके पास समय है, पॉज करिए, खुद आंसर सोचिए, फिर मैच कराइएगा। देखिए, स्मृति का अंग में धारण आता है, जब हम किसी चीज को देखते हैं तो उसको जो अपने पास स्थायी रखते हैं, उसको धारण करके रखते हैं। दूसरा, पहचानते हैं, स्मृति के ही माध्यम से हम कोई बहुत दिनों बाद जब वस्तुओं को देखते हैं तो उनको हम पहचान जाते हैं।
स्मृति से हम सीखते भी हैं, लेकिन चिंतन जो है इसके अंग में नहीं आता है, बल्कि चिंतन एक अलग, एक मानसिक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, तो ये इससे अलग हो जाएगा, नहीं पूछा है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कल्पना की सामग्री स्मृतियां हैं, कथन है। एग्जाम में कथन से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये कथन जो है, हालांकि ये स्टेटमेंट इंग्लिश में है, ये इसका ट्रांसलेशन है, ये कथन जो है वो बोरिंग एवं अन्य का हो जाएगा। ऑप्शन ए आप टिक करेंगे, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान या प्रशिक्षण का अन्य दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना कहलाता है। जब आप कोई भी जोड़ घटाना गुणा भाग मैथ्स की कोई क्लास आपने देखा, प्रॉफिट एंड लॉस सीखा, और आप खुद मार्केट गए और मार्केट में आपने देखा कि आपको किसी प्रोडक्ट को ऑफर में खरीदने पे कितना फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, यानी कि आपने अपनी क्लास की नॉलेज को आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में या किसी और सिचुएशन में प्रयोग किया, तो इसी को ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और मैंने आपको बहुत डिटेल में ये बता रखा है, हम लोगों ने अपनी थियरी क्लासेस में ये पढ़ा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आठवां है, बहुलक के लिए संकेताक्षर का प्रयोग होता है, किस अल्फाबेट का यूज किया जाता है बहुलक मींस मॉड के लिए। तो देखिए, बहुलक को इंग्लिश में मॉड कहते हैं, इसीलिए कहीं कहीं पे MO का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट होगा वो जेड का प्रयोग किया जाता है, एम नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, धारण का संबंध निम्न में से किससे है। अभी ऊपर हम लोगों ने अभी जस्ट जो पांचवा क्वेश्चन था वो इसी से संबंधित था। तो धारण जो रिटेंशन इंग्लिश में कहते हैं, इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध जो है वो स्मृति से है। स्मृति का ही अंग है धारण। धारण आ जाता है, पहचान आ जाती है और सीखना आ जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से गेस्टाल्ट सिद्धांत है, 10वां क्वेश्चन है, आंसर करिएगा। जिसको गेस्टाल्ट थियरी के नाम से जाना जाता है, वो थियरी कौन सी है। क्या प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत, या क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनसाइट थियरी, जिसको अंतर्दृष्टि सिद्धांत कहते हैं, इंग्लिश में जो है इसको इनसाइट इनसाइट थियरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आंसर करिएगा। प्रेरणा का तात्पर्य सजीव प्रयास है या सजीव प्रयास से है, ये कथन किसका है। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग गेस कर सकते हैं अगर नहीं आ रहा है फिर भी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। अब प्रेरणा क्या होती है, प्रेरणा या अभिप्रेरणा, तो ये एक मानसिक प्रक्रिया होती है जो किसी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, कुछ इसी सेंस में। इनका अपना अलग कथन है, वो था एवरिल का था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रयास तथा त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। इंग्लिश में से ट्रायल एंड एरर मेथड के नाम से जाना जाता है, और ये मेथड यानी ये सिद्धांत किसका है, तो वो थॉर्नडाइक महोदय का है। राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, थॉर्नडाइक ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 13वां प्रश्न है, रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण लिंक, जो रोरशा लिंक ब्लड टेस्ट जो है उसके कुल कितने कार्ड होते हैं। स्याही धब्बा परीक्षण में कुछ इस तरीके के कार्ड होते हैं, और उस पे धब्बे से जो है कुछ अलग अलग तरीके की भिन्न भिन्न अजीब आकृतियां बनी होती हैं, और उसमें पहचानते हैं, और ये व्यक्ति तो परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें अगर कुल कार्ड की संख्या पूछी जाती है तो वो संख्या है 10, ऑप्शन सी हो जाएगा। रोरशा नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि हरमन रोरशा ने जो है इसका विकास किया था, डेवलपमेंट किया था 1921 में, इसलिए उन्हीं के नाम से ये जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व परीक्षण की आत्मनिष्ठ विधि है। आत्मनिष्ठ विधि की जब बात आती है तो उसमें जीवन इतिहास विधि, यानी आपके ये बिल्कुल सब्जेक्टिव हो जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे मैं लिखते भी चल रहा हूं, जो लोग बाद में देखेंगे, और ये पीडीएफ आप सभी को हमारे ऐप में मिलेगी, पेड कोर्सेज में आपको देखने को मिलेगी। 15वां क्वेश्चन है, जो प्रेरक सीखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं। दो तरीके के प्रेरक होते हैं, एक जन्मजात होते हैं, एक अर्जित होते हैं। तो जो सीखे जाते हैं यानी जन्म के बाद जो सीखे जाते हैं उनको अर्जित एक्वायर्ड जो है ये प्रेरक कहलाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद शुरू होता है आपका अति लघु उत्तरी प्रश्न।
अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको 2 से 3 लाइन 4 लाइन लिखना होता है। अब ये सब्जेक्टिव होता है। जैसे पूछा गया CAT परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए या मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है, तो आप लिखेंगे कि CAT परीक्षण जो है निम्न बच्चों के व्यक्तित्व के। अब देखिए एक लाइन आपको इसी को लिखना होगा जिससे कि आपको थोड़ा सा पेज भरा हुआ भी दिखा सके। तो आप लिखेंगे कि CAT परीक्षण निम्न आयु के बच्चों के व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त होता है, जो कि इस प्रकार है। इस तरीके से लिख के आप अगली लाइन लिखेंगे। और अगर आपको याद है कि CAT का फुल फॉर्म क्या है, चाइल्ड एपरसेप्शन टेस्ट, तो वो आप यहां पे लिखेंगे। और आप यहां पे इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म लिख सकते हैं, अपरसेप्शन टेस्ट। हिंदी में इसको जाना जाता है बालक अंतर्बोध परीक्षण। आप इसको बालक, जितने आपके पास नॉलेज है किसी भी कंटेंट को लेकर, आप उसको जब तक एग्जाम में लिख के नहीं आएंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। आप इसको इस तरीके से लिखते हैं तो आपको एग्जामिनर को लगता है कि आपने इसको अच्छे से पढ़ा है, आप इसको अच्छे भली भांति जानते हैं। और लिखेंगे कि ये परीक्षण जो है, ये इसका पूरा नाम है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये परीक्षण जो है 3 से 10 वर्ष के बालकों पे, बच्चों पर ये प्रयोग किया जाता है। वर्ष के बच्चों पर, बच्चों के व्यक्तित्व के या व्यक्तित्व के परीक्षण के लिए, व्यक्तित्व के परीक्षण में या परीक्षण के लिए जो है, या व्यक्तित्व को मापने के लिए जो है वो प्रयोग किया जाता है। ये आप लिखते हैं तो इससे आपको कंप्लीट मार्क्स मिलता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले 4 कारक लिखिए। देखिए जब भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग शुरुआत करेंगे, आप लिखेंगे, पहली लाइन जो लिखेंगे, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले 4 प्रमुख कारण निम्न हैं। अब वो जो निम्न आपने लिखा या निम्नलिखित लिखा, ये तरीका होता है एग्जाम में लिखने का। सबके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप इस तरीके को, अगर आपका अपना तरीका नहीं है कोई, तो इसको अपना सकते हैं। जैसे ही आपने 1-2 लाइन लिखा कि निम्नलिखित होता है, उसी प्रकार से अब आपको नंबरिंग डाल के लिख सकते हैं। पहले पे आप लिखेंगे वंशानुक्रम, हेरिडिटी इंग्लिश में कहते हैं। जो शारीरिक विकास होता है वो हमारे वंशानुक्रम जो है, हेरिडिटी यानी जीन, यानी हमारे माता पिता कैसे हैं उसी पे बहुत हद तक जो है उसका प्रभाव पड़ता है उनकी अगली पीढ़ियों पे। दूसरे में आप लिख पाएंगे, दूसरा जो है सबसे पहले यानी पहले पे वंशानुक्रम, दूसरा पे वातावरण, एनवायरमेंट। तीसरे पे आप लिख पाएंगे पौष्टिक भोजन, न्यूट्रिशन, पोषण। देखिए जब आप अच्छा खान पान रखते हैं तभी आपका शारीरिक विकास होता है, और बालकों में भी शारीरिक विकास के लिए अच्छा खान पान, पोषण, भोजन का होना ये जरूरी है। उसके बाद आता है यहाँ पे, आप चौथे में 4 लिखा गया है, तो चौथे में आप निद्रा ले सकते हैं, या आप लैंगिक भिन्नता भी ले सकते हैं। लैंगिक भिन्नता भी इंपैक्ट डालती है। अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, तो इससे हमारी बॉडी जो है वो प्रभावित होती है और उसके विकास भी प्रभावित होते हैं। ये आप इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। टोटल जो है ये आप चौथे में लिख पाएंगे आप सभी लोग, लैंगिक भिन्नता। इस प्रकार से ये 4 हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जैसा कि आप देख पाएंगे। 18th वन इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की 4 अवस्थाओं के नाम लिखिए। जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, आप शुरुआत भी सेम उसी तरीके से करेंगे कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की 4 अवस्थाओं का जो क्रम है वो निम्नलिखित है, या निम्न प्रकार से है, या अधोलिखित है। इस तरीके से आप एक लाइन लिखकर फिर आप चारों को सीक्वेंस में आप यहां पर लिख पाएंगे, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे। और आपको ये याद होना चाहिए, इसका शॉर्ट ट्रिक भी हम लोग इसी में जान लेंगे। पहला है संवेद पेशीय, संवेद पेशीय अवस्था, अवस्था। और ये होती है ईयर। पहले ईयर को हम लोग छोड़ के पहले ये समझ लीजिए, क्योंकि इसी से आपके एग्जाम में ज्यादा, संवेद पेशी या संवेदी पेशी, ये सही हो जाएगा। उसके बाद आता है पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक
अवस्था। उसके बाद पूर्व के बाद आ जाता है मूर्त संक्रियात्मक, कॉन्क्रीट कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक, फिर औपचारिक, औपचारिक संक्रियात्मक। इसको याद रखिएगा, इन तीनों में संक्रियात्मक संक्रियात्मक का यूज होगा। एज ग्रुप की बात की जाए तो ये जन्म से 2 वर्ष, यानी जन्म से 2 वर्ष, उसके बाद 2 वर्ष से आपका ये हो जाएगा 2 से 5 वर्ष, 2 से 7 वर्ष हो जाएगा। यहां पे तीसरा जो हो जाएगा 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक अवस्था जो है 11 से 18 वर्ष। इसको आप इस तरीके से, एक शॉर्ट फॉर्म है SPCF, SP सेंसरी मोटर, यहां पे प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। 0, 2, 7, 11, 18, 11 भी याद कर लेते हैं तो इसको आपको इजीली याद करने में आसानी हो जाती है। यहां पे 18 न करके इसको हम 15 तक ही रखते हैं, जो कि ज्यादा सही और सटीक होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जैसा कि आप देख पाएंगे। संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था, ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि अब यहां पे थोड़ा सा ये हो जाता है डिफिकल्ट, क्योंकि संवेग की क्लास में आप देखे होंगे बहुत सारे जो प्रमुख 3 से 4 लोगों की हम लोग डेफिनेशन देखते ही हैं, लेकिन ये किसने कहा है? तो ये सबसे पहले ये आपकी ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये कथन जो है वो किम्बाल यंग का है, किम्बाल यंग मनोवैज्ञानिक का है जिनका ये कथन है। और इनका पूरा कथन जो था वो था, संवेग प्राणी की उत्तेजित मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दशा है जिसमें शारीरिक क्रियाएं और शक्तिशाली भावनाएं किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट रूप से बढ़ जाती हैं। ये किम्बाल यंग महोदय का ये स्टेटमेंट है, ये उनकी एक परिभाषा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जैसा आप देख पाएंगे। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र लिखिए। बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है, यानी बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंट कोशेंट, आईक्यू का फॉर्मूला जो होता है वो आपको याद होना चाहिए। आईक्यू का फॉर्मूला है शॉर्ट फॉर्म में MA/CA मल्टीप्लाई बाई 100। अब MA का मतलब है मानसिक आयु, मेंटल एज, मानसिक आयु, और जो क्रोनोलॉजिकल है इसको आप वास्तविक आयु कहते हैं, जिसको रियल एज आप कह सकते हैं, ये हो गया। और इसमें हम गुणा कर देते हैं 100 का, तो ये फॉर्मूला बन जाता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद भी होगा और इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, शॉर्ट्स, वेरी शॉर्ट्स में से बीने साइमन बुद्धि परीक्षण कब बनाया गया था? सबसे पहला ये जो परीक्षण है बुद्धि परीक्षण, सबसे पहला सफल बुद्धि परीक्षण कहा जाता है, जो कि बीने और साइमन, दो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा ये 1905 में जो है इसका विकास किया गया, और 1905 जो हो जाएगी इसकी सही डेट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, व्यक्तित्व मापन की कोई दो प्रक्षेपी विधियों का नाम लिखिए। अब जो इसके दो प्रक्षेपी विधियां हैं उनमें सबसे पहला आप नाम लिखेंगे टैट का, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। उसके बाद इसमें आप लिख सकते हैं रोरसा स्याही धब्बा, इंक ब्लॉट टेस्ट, इंक ब्लॉट टेस्ट, हिंदी में स्याही धब्बा परीक्षण, स्याही धब्बा परीक्षण। इसी में अगर आप और देखना चाहें तो इसमें वर्ड एसोसिएशन, वाक्य समापन परीक्षण भी आता है, वाक्य या शब्द समापन, एक वाक्य समापन परीक्षण, इसको नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, वाक्य समापन परीक्षण। और एक आता है WAT, इसको कहते हैं वर्ड एसोसिएशन यानी शब्द संबद्ध परीक्षण, शब्द संबद्ध परीक्षण। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के 3 प्रमुख नियम लिखिए। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि इनमें से कौन कौन सा नहीं है। आप सभी को याद होना चाहिए, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक EL थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोगों पर जो है ये नियम प्रतिपादित किए थे, जिसमें मुख्य रूप से उन्होंने जो सीखने के उनके नियम थे वो 2 प्रकार से उसमें विभाजित किया था उन्होंने। और उसमें जो है एक प्राथमिक जिसको मुख्य नियम, दूसरा सहायक नियम।
मुख्य नियम, ये हम लोगों ने थियरी क्लास में पढ़ रखा है। सहायक या गौड़ नियम कहा जाता है इसको, सहायक नियम। जो मुख्य नियम है उनमें 3 ही नियम है जो मुख्य हैं, और इन तीनों का नाम आपको याद होना चाहिए। याद है तो आप जरूर बताएं। पहला हो जाएगा तत्परता का नियम, तत्परता का नियम, इंग्लिश में से कहते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस। दूसरा हो जाएगा अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम। तीसरा हो जाएगा प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इंपैक्ट, प्रभाव का नियम। ये 3 नियम जो है ये आपको पूछा गया और आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में याद हो तो आप इंग्लिश में ब्रैकेट में भी लिखेंगे तो ये और अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसका आंसर करेंगे। अभिप्रेरणा की परिभाषा लिखिए। एग्जाम में अभिप्रेरणा की परिभाषा लिखने के लिए आएगा। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या है? तो मोटिवेशन को लिखने से पहले सबसे पहले जो लाइन लिखेंगे आप कि ये एक मानसिक प्रक्रिया है, लिखेंगे वह मानसिक प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया मेंटल प्रोसेस है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए, कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। सबसे इजीएस्ट यानी सबसे आसान और सबसे सरल परिभाषा यही है, प्रेरित करती है, अभिप्रेरणा कहलाती। या अभिप्रेरणा लिख के भी आप, ये अभिप्रेरणा हेडिंग डाल के भी अगर आप ऐसे लिख देंगे तो ये कंप्लीट डेफिनेशन हो जाएगी। और अगर आपको और परिभाषा याद हो तो आप नाम सहित भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, स्मृति के 4 अंग कौन से हैं? स्मृति के 4 अंग हम लोगों ने अभी ऊपर देखा। इसमें 4 अंग की बात किया गया है। तो पहले तो स्मृति होती क्या है? तो स्मृति जो है एक क्षमता है जो कि जिसमें हमारी जानकारी जो है वो संग्रहित होती है, संग्रहित होती हैं और जरूरत पड़ने पर हम उन्हें प्राप्त कर पाते हैं। जैसे हम कुछ भी सोचते हैं तो हमें याद आ जाता है, वो हमारी मेमोरी में होती है। स्मृति की इंग्लिश होती है मेमोरी। जैसे मेमोरी कार्ड वर्क करता है वैसे ही ह्यूमन मेमोरी वर्क करती है। इसके जो 4 अंग हैं उसमें है संवेदी स्मृति। ये काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। संवेदी, संवेदी स्मृति। दूसरे पे आती है अल्पकालिक, जो थोड़े समय बाद हम भूल भी जाते हैं बहुत सारी चीजों के बारे में, अल्पकालिक हो जाती है, जिसको शॉर्ट टर्म कहते हैं, टेम्पररी कहते हैं। तीसरे पे आती है कार्यशील, वर्किंग मेमोरी, जो हमेशा हमारे दिमाग में रहती है। जैसे खाना कैसे खाना है, किस हाथ से हम लोग खाना खाते हैं, और कैसे हम किसी चीज को उठाते हैं, कैसे लिखते हैं, टेढ़ा लिखते हैं, सीधा लिखते हैं, ये सब हमारे वर्किंग यानी जो हमेशा हम काम करते रहते हैं। और चौथी होती है दीर्घकालिक, दीर्घकालिक। ठीक है, ये 4 आप लिख पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मध्यमान ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। मध्यमान मिस मीन ज्ञात करना, तो इसका सूत्र ही सिंपली लिखना है। तो माध्य बराबर या मध्यमान बराबर मीन बराबर आप ऐसे लिखेंगे। मध्यमान बराबर जो है आंकड़ों का योग, या यहां पे आप पदों का योग भी लिख सकते हैं, पदों का योग बटे में पदों की संख्या, ये हो जाएगा मीन निकालना यानी मध्यमान निकालना। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जोन्स ने बाल विकास को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया है? नाम लिखिए। तो इन्होंने मुख्य रूप से जो है 5 अवस्थाओं में डॉक्टर जोन्स ने जो है वो विभाजित किया था, और उसको आप इस तरीके से समझ और जान सकते हैं। काफी ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला जो आ जाएगा आपका, पहले पे आता है नवजात अवस्था। दूसरा जो आ जाएगा वो शिशु, बालक अवस्था है, बालक या बच्चा। उसके बाद इन्होंने प्री स्कूल जोड़ा, स्कूल जाने से पहले की अवस्था। और फिर उसको बाद इन्होंने स्कूल आयु यानी जो स्कूल एज है उसको जोड़ा है, स्कूल आयु। ये डॉक्टर जोन्स ने जो है वो बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं उनको इतने भागों में
विभाजित किया। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से अपना विभाजन किया। जैसे हम लोगों ने ऊपर जीन पियाजे का देखा था, चार अवस्थाएं, उसी प्रकार से इनके। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मींस पावलोव का संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत जो है हेतु किस जानवर पर प्रयोग किया गया था। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। तो इन्होंने जो है, पावलोव ने जो है वो प्रयोग किया था कुत्ते के ऊपर। कुत्ते को भूखा रखा और उसके सामने भोजन डाला और उसके बाद उन्होंने टेस्ट किया कि वो घंटी बजाने से कैसे उसको ऐसा लगता है कि भोजन उसके सामने है। यही परीक्षण था, जानवर का पूछा गया है, तो आप यहां पर कुत्ता लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ये पूछा गया था कि सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम बताइए। जिसे सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि सिद्धांत या इनसाइट थ्योरी के नाम से जाना जाता है, उसके जो है प्रतिपादक, प्रोपाउंडर कौन है। अभी हम लोगों ने एक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में ही देखा था, वो है कोहलर। कोहलर महोदय जो है, इनका पूरा नाम जो है वो है वुल्फगैंग कोहलर। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, वुल्फगैंग जो कोहलर, और ये जर्मन मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा बताइए। अल्पोर्ट जो है व्यक्तित्व की प्रमुख, आप कह सकते हैं कि इन्होंने अपने सिद्धांत भी दिए हैं और उनकी परिभाषा भी है प्रमुख। तो उसमें जो है लगभग बहुत सारी परिभाषाएं, लेकिन इनकी परिभाषा ज्यादा सटीक मानी जाती है। कहते हैं व्यक्तित्व जो है वो व्यक्ति के अंदर उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो परिवेश के साथ उसका एक अनूठा अनूठा समायोजन स्थापित करते हैं। यानी इन्होंने व्यक्तित्व को जो है मनोदैहिक गुण बताया है। जो मन और शरीर, मनोदैहिक का मतलब होता है मन और शरीर, मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक, जो बदलते रहना, उसमें चेंजेस आते रहना, गत्यात्मक संगठन माना है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि अल्पोर्ट ने व्यक्तित्व की परिभाषा में किन महत्वपूर्ण शब्द का नाम दिया है। और परिवेश के साथ एक अनूठा समायोजन, यानी परिवेश के साथ समायोजन, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आ जाता है लघु उत्तरी प्रश्न। अब लघु उत्तरी में आपको कुछ एक एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, बट मैं शॉर्ट में आपको कुछ चीजें बताते चल रहा हूं। विस्मृति का अनाभ्यास का सिद्धांत क्या है। तो किसी सीखी हुई वस्तु को स्मरण न कर सकना विस्मृति कहलाता है। विस्मृति का मतलब है, हमने साधारण शब्द में भी पढ़ा है, भूलना। स्मृति यानी याद रखना, याद करना, और भूलना, भूलना क्या होता है, जब हमें चीजें याद नहीं होती हैं तो उसे भूलना कहते हैं। और जो विस्मृति के अनाभ्यास सिद्धांत जो है वो एबिंगहास ने प्रस्तुत किया था, और इनका कहना था कि जब कोई व्यक्ति किसी विषय सामग्री को याद करता है परंतु बहुत दिनों तक उसका पुनः स्मरण नहीं करता है तो उसे भूल जाता है। यानी उसी भूलने के सिद्धांत को जो है विस्मृति का अनाभ्यास सिद्धांत, यानी जब आप अभ्यास नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं। डेफिनेशन हो, कंसेप्ट हो, आप एग्जाम के टाइम भी ऐसा होता है, तो आप इसको यहां पर इसको इस तरीके से लिखेंगे। ये थ्योरी क्लास में हमने डिटेल में कवर किया है। 32 नंबर क्वेश्चन है, सीखने के पठार के कारण क्या है, इन्हें दूर करने का उपाय बताइए। तो जो सीखने के पठार है, बेसिकली सीखने के पठार तब आते हैं जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था तक पहुंचकर दूसरे अवस्था में प्रवेश करता है और उसमें थोड़ी सी कठिनाइयां आती हैं। और सीखने के पठार का मतलब है कि थोड़ी सी कठिनाइयों का आना जो है, जहां पर उसको किसकी आवश्यकता पड़ती है, इसको दूर करने के लिए उसको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, अभी प्रेरणा की जरूरत पड़ती है। आप भी पढ़ते पढ़ते रहते हैं, जब बोर होने लगते हैं, जब चीजें कठिन लगती हैं तो आप उसको छोड़ना चाहते हैं, लेकिन जब आपको एक प्रॉपर मोटिवेशन मिलता है, वैसा एनवायरमेंट मिलता है, उचित वातावरण होता है, तब आप उसको भी, कठिन चीजों को भी सीख जाते हैं। दूर करने के उपाय में उचित वातावरण भी हो जाएगा। आपके लिए मेंटल जो रिलैक्सेशन यानी आपका आराम भी जरूरी है, मानसिक विश्राम भी जरूरी है, उत्साह भी जरूरी है। सीखने का उत्साह जो है वो हमें कठिन से कठिन चीजों को भी, कठिन से कठिन कंसेप्ट को भी सिखा देता है। अगला क्वेश्चन 33 पूछा गया था, बाल विकास की किशोरावस्था की आयु वर्ग एवं विशेषताएं लिखिए। जब बाल विकास की किशोरावस्था की बात की जाती है तो जो एडल्ट, जो आपके एडोलसेंस एज है, एडोलसेंस एज को
कुछ जगहों पे 11 और 12 इस तरीके से आप लिखते हैं तो ज्यादा सही होता है, यानी 11 से 18 या 12 से 18 या 12 से 16, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग काल बताया है, लेकिन ये सबसे अप्रोप्रिएट है। ये मानव विकास यानी बाल विकास की तीसरी सबसे प्रमुख पीढ़ी होती है, जिसमें आप शैशवावस्था, बाल्यावस्था के बाद तीसरी किशोरावस्था है। किशोरावस्था का अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। इसके प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहला आता है कि इसमें घनिष्ठ मित्रता होती है। इस एज में आप देखते होंगे कि आपके जो फ्रेंड होंगे इसी एज में सबसे ज्यादा फ्रेंडशिप होती है। और इसमें एक काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें विद्रोह की भावना आती है। विद्रोह की भावना, जो चीजें पसंद नहीं होती है वो उसके विरोध जाने की भावना जो है उसका विकास होता है इस एज में। इस एज में जो है काम शक्ति का भी परिपक्वता होती है। वीर पूजा यानी कि हीरो वर्शिप कहा जाता है, हीरो वर्शिप, यानी इसमें फैन ज्यादा बनते हैं। जैसे आप किसी भी पर्सनालिटी के, किसी एक्टर के, किसी क्रिकेटर के, किसी प्लेयर के आप फैन बनते हैं और उसकी तरह बनना चाहते हैं, उसकी तरह आप एक्ट करते हैं। साथ ही साथ समाज सेवा की भावना आदि का जो है इस अवस्था में विकास होता है, समाज सेवा की भावना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 34, बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी बुद्धि परीक्षण से क्वेश्चन आएगा तो इसका मतलब है कि आपको ये पढ़ा होना चाहिए और इससे हमेशा जरूर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बुद्धि परीक्षण का मतलब होता है उन परीक्षणों से जो बुद्धि लब्धि के रूप में केवल एक अंक के माध्यम से व्यक्ति के बौद्धिक यानी बुद्धि को दर्शाया जाता है। जैसे किसी की बुद्धि को तौला तो नहीं जा सकता, वजन नहीं किया जा सकता, बल्कि किसी एक फॉर्मूले के माध्यम से, किसी एक तरीके से उसको अंक में तब्दील करके देखा जाता है। यानी उसके बौद्धिक स्तर को जो है, बौद्धिक स्तर को, जो उसका मेंटल लेवल है, जब उसको अंकों के रूप में उसको देखा जाए कि जैसे 100 है आईक्यू लेवल, तो यानी इनकी बुद्धि जो है सामान्य है 90 से 100। अब 110 है, 120 है, यानी कि ये उत्कृष्ट बुद्धि वाले व्यक्ति हैं। तो जब हमने एक अंक दे दिया, एक अंक से हम पहचानने लगे, तो यही बुद्धि परीक्षण कहलाता है। अब यहां पर भी बुद्धि परीक्षण के मुख्य रूप से जो है अगर प्रकार पूछा जाए तो 3 प्रकार होते हैं। इन 3 प्रकार को भी आप लोग नोट कर लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। 3 प्रकार, पहला प्रकार आ जाएगा आपका व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, जो कि आईक्यू टेस्ट उसी के लिए है। व्यक्तिगत, पर्सनल हो गया। दूसरा जो प्रकार आ जाएगा वो आपका आ जाएगा सामूहिक। तीसरा जो प्रकार है उसमें वो है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, क्रियात्मक। ये 3 प्रकार आप लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है अधिगम की प्रभावशाली विधियों में से किसी 2 का वर्णन कीजिए। अब अधिगम की प्रभावशाली विधियां, सीखने की प्रभावशाली विधियां हमने बहुत डिटेल में बहुत सारी चीजों को पढ़ा है, उसमें से आपको 2 कोई लिखना है। तो प्रभावशाली का मतलब होता है कि अब ये किस लेवल पे पूछा जा रहा है ये भी देखना होगा आपको। तो यहां पे आप पहला लिख सकते हैं अनुकरण विधि, जो कि शुरुआत में बच्चों के लिए प्रयोग की जाती है, कि वो पहले जो कराया जाता है बोल के, रट के, उस तरीके से गतिविधि करके सीखते हैं, नकल करके। अनुकरण का मतलब नकल करके सीखने से। उसके बाद करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। और इसमें जो प्रभावशाली विधियों में भ्रमण विधि आ जाएगी, बहुत सारी एक्टिविटी, क्रियात्मक विधि, खेल कूद विधि भी अब प्रभावशाली के अंतर्गत आती है। खेल कूद विधि से गिनती सिखाना, पहाड़ा सिखाना, ये सारी विधियों को आप इसमें लिख पाएंगे, लिख सकेंगे। अगला क्वेश्चन 36 है अच्छी स्मृति की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। जो गुड मेमोरी है या बेस्ट मेमोरीज है, अच्छी स्मृति वो कैसे होती है। तो जैसे जैसे आपको पता करना हो कि किस व्यक्ति या पर्सन के अंदर अच्छी मेमोरी है उसकी, तो जब आप देखते हैं वो बहुत जल्दी सीख जाता है, तीव्र अधिगम होता है उसका, तो इसका मतलब उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, उसको सब कुछ याद हो जाता है। जैसे आप लोग कहते हैं ना, क्लास में कुछ बच्चे रहते हैं वो सब कुछ रट लेते हैं, उसके पास उसके जो कंसेप्ट होते हैं वो क्लियर होते हैं, अवधारणा जो है उसकी वो क्लियर होती है, स्पष्ट होती है। उसके बाद उसका वो तीव्र स्मरण कर लेता है, यानी किसी चीज को याद करना हो, सीख भी लेता, अधिगम का मतलब सीखना हो गया, और यहां पर वो स्मरण यानी याद कर लेता है। किसी भी चीज को तीव्र गति से जो है पहचान जाता है,
इस तरीके से ये जो है 4 अच्छी स्मृति की विशेषताओं के अंतर्गत आएगा। उसी उसी तरीके से अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सीखने सिखाने में यानी अधिगम शिक्षण अधिगम में स्थानांतरण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। सीखने सिखाने में स्थानांतरण के महत्व का मतलब है कि एक सबसे सरल एग्जाम्पल होता है कि जब स्थानांतरण यानी सीखने का स्थानांतरण, हमने जो कोई कुछ सीखा, जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं, साइकिल चलाना सीखे रहते हैं तभी आप बाइक या गर्ल्स हैं तो स्कूटी आप चलाना सीख पाते हैं। इसका मतलब है कि हम जो कंट्रोलिंग सीखते हैं साइकिल से, उसी कंट्रोलिंग का यूज करते हैं हम लोग बाइक चलाने में। इसी तरीके से आप कुछ भी बनाना सीखते हैं, जैसे आप कोई खाना भी बनाना सीखते हैं, अगर कोई नई डिश बनानी होती है तो आप इजीली उसमें चीजें परिवर्तित करके आप सीख जाते हैं। जैसे आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे मैंने आपको बताया क्लास में आपने कोई एक्टिविटी सीखी, कंसेप्ट सीखा, क्लास की चीजों को आपने अपनी डेली लाइफ में यूज किया, तो ये भी सीखने का स्थानांतरण हो गया। आपने आज पढ़ा क्लास में और आप कल बच्चों को अपने ट्यूशन पढ़ाते हैं तो ट्यूशन आपने पढ़ाया उसी कंसेप्ट को, ये भी सीखने का स्थानांतरण हो गया। बहुत सारी चीजों को हम सीखने के स्थानांतरण से जोड़कर समझ सकते हैं। इसका मतलब है कि एक परिस्थिति में सीखी गई बात का प्रयोग जब हम दूसरी परिस्थिति में करते हैं, जैसे हम साइकिल सीख रहे थे तो अलग सिचुएशन थी, लेकिन उसी नॉलेज को, उसी हमारे अभ्यास को हमने साइकिल साइकिल के अलावा बाइक स्कूटी पर प्रयोग किया और हमने वो सीखा, तो ये सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। अगला जो है वो है उभयमुखी व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है। तो जो युंग महोदय थे, युंग महोदय ने मुख्य रूप से 2 प्रकार बताया था। एक बताया था इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। आप सभी लोग वर्ड सुने हैं, इंट्रोवर्ट पढ़ाया भी गया है, एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट किसे कहते हैं? तो इंट्रोवर्ट मानी अंतर्मुखी, हिंदी में भी आप लिख लीजिए अंतर्मुखी, यहां पे अंतर्मुखी। और एक्सट्रोवर्ट को हम कहते हैं बहिर्मुखी। अब अंतर्मुखी कौन होते हैं? जो लोग बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम लोगों से बातचीत करना पसंद करते हैं, अपने को ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, यानी अपने को ज्यादा, अपने बारे में ज्यादा नहीं बताते हैं, उन लोगों को हम इंट्रोवर्ट कहते हैं। एक्सट्रोवर्ट आप देखते होंगे वे लोग जो आसानी से किसी से बोलचाल करने में वो काफी सहज होते हैं और सबसे बातचीत करते हैं और अपनी सब फीलिंग्स इजिली बताते हैं, जैसे पॉलिटिशियंस हो गए, कोई लीडर हो गया। इंट्रोवर्ट में हम लोग अपने को भी आप रख सकते हैं, हम बच्चे जो होते हैं क्लास में, कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन जिनमें इन दोनों प्रकार की खूबियां या क्वालिटीज देखने को मिलती है उसे उभयमुखी या एम्बीवर्ट कहा जाता है। ये दोनों यानी जिनमें ये दोनों गुण देखने को मिलते हैं अलग अलग स्थिति परिस्थिति में, वही उभयमुखी व्यक्तित्व के लोग कहलाते हैं। इसको आप इस प्रकार से लिख पाएंगे। अगला क्वेश्चन 39 है, समानांतर माध्य को उदाहरण सहित परिभाषित करें। समानांतर माध्य क्या होता है? तो समानांतर माध्य जो है वो एक वह संख्या है, यानी वह संख्या, समानांतर माध्य क्या है? वह संख्या जो किसी श्रृंखला में, जो किसी श्रृंखला में सभी पदों के योग में उनकी संख्या से भाग देने पर, योग में सभी, पहले क्या करेंगे हम सभी पदों का योग करते हैं तथा उसमें संख्या से, जितनी संख्या है से भाग देने पर प्राप्त होती। अब यहां पे देखिए उदाहरण सहित लिखा है, तो आप उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण कोई संख्या आप लिखेंगे, उन संख्याओं को जोड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 5 3 7 8 1 6 9 10 4, जो भी आप संख्या लिखेंगे फिर आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। इसका मतलब हो जाएगा कि इसका माध्य बराबर हो जाएगा कुल पदों का योग। आप इन सबको जोड़ देंगे, आप इन सबको जोड़ेंगे तो, और कितना है संख्या, कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितनी संख्या है उस संख्या से आप क्या करेंगे? इसमें भाग दे देंगे। अब इसको मैं
इसको हटा के प्लस का साइन बना दे रहा हूं, इसी में हम इसको समझ जाएंगे यहां पे इस तरीके से। यानी जो भी आपने संख्या लिया, जो भी पद है उन पदों को आपस में जोड़कर जितने पद है उनको भाग दे देंगे, तो ये जो हो जाएगा ये समानांतर माध्य कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवधान केंद्रित करने के कोई 4 उपाय बताइए। विद्यार्थी जीवन में अवधान अटेंशन अटेंशन कैसे गेन करें। कभी कभी पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कोई चीजें हम पढ़ नहीं पाते, बहुत लंबे समय तक नहीं पढ़ पाते, इसका मतलब है हमारा अटेंशन, हमारा ध्यान नहीं है उस विषय की ओर, उस कार्य की ओर जो कार्य हम कर रहे हैं। इसको केंद्रित बनाए रखने के लिए निम्न उपाय या प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला आप लिखेंगे कि पहले की शांतिमय वातावरण या शांत वातावरण, शांत वातावरण। दूसरा आप लिखते हैं यहां पर बालकों के मतलब यहां पर रुचि आधारित, जैसे जो चीजें आपकी इंटरेस्टिंग होती है, जैसे कोई चीज आप क्रिकेट देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं या कोई ऐसा शो देख रहे हैं, वो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, 2 घंटे बीत जाएंगे। रील्स आजकल देख रहे हैं आप लोग, इंटरेस्टिंग है, 4 घंटे बीत जाएंगे पता नहीं चलता है। उसी तरीके से अगर कोई आप इंटरेस्टिंग कंटेंट पढ़ते हैं तो उसके लिए आपका अटेंशन जो है वो बढ़ाने का काम करता है। और कोई एक विषय ना पढ़ना, विषयों में परिवर्तित करके पढ़ना भी, अगर आप अपने अटेंशन को बढ़ाना चाहते हैं, विषय को परिवर्तित करके पढ़ें, यानी कोई एक ही चीज पूरे दिन 2-4 दिन लगातार न पढ़ें, उसको उसमें बदलाव करते रहें। उसके बाद पढ़ें तो उसके साथ ही साथ और एडिशनल कंटेंट को, उससे रिलेटेड कंटेंट को जब आप पढ़ते हैं, यानी सहायक शिक्षण सामग्री, सहायक अध्ययन सामग्री। अब यहां पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पे अवधान केंद्रित करने के कोई 4 उपाय जो हैं, अगर एक शिक्षक के नजर से देखें तो वो सहायक शिक्षण सामग्री होगा, लेकिन अगर एक छात्र की नजर से देखेंगे तो वो अध्ययन सामग्री हो जाएगी, कि पढ़ाने के साथ साथ उनकी जैसे कोई चित्र हो, मानचित्र हो, कोई ऐसी मूवी हो, शॉर्ट वीडियोस हो, अगर वो हेल्प करती हैं उस कंसेप्ट को समझने में, तो इससे हमारा अटेंशन जो है वो गेन होता है, यानी अटेंशन हमारा केंद्रित, अवधान केंद्रित होता है। इस तरीके से आज के इस क्लास में हम लोगों ने, आपने देखा कि बाल विकास के सभी क्वेश्चंस को हमने बहुत ही शॉर्ट में देखा, कुछ क्वेश्चंस को हमने पॉइंट में बताया, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, आप सभी क्वेश्चंस को पॉज कर करके एक बार खुद देखें कि आपकी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम हॉल में, तो आप इजीली आंसर दे पाएंगे कि नहीं। और अगर आप दे लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगले जो हम लोग और प्रैक्टिस सेट करेंगे उससे भी आप खुद को असेस कर पाएंगे। और आपको ये सभी जो क्लासेस जो आपको कराई जा रही है, इसका जो पीडीएफ होगा वो हमारे ऐप में अवेलेबल करा दिया जाएगा, आप वहां पर जाकर इसको डाउनलोड भी कर पाएंगे, जो हमारे पेड बैच में स्टूडेंट्स हैं। इस क्लास को यहीं तक रखेंगे, अगली क्लास में हम लोग पेपर सेकंड को देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।